हेलो बच्चों, वेलकम इन करियर इन्फिनिटी क्लासेस। माई सेल्फ इज़ अविनाश शर्मा है। आई होप सो आप लोग अच्छे से होंगे घर पे। चलिए बच्चों, आज हम लोग प्लांट फिजियोलॉजी का पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं, लेक्चर 1, दैट इज़ ट्रांसपोर्ट इन द प्लांट। चलिए तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बच्चों, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट के लिए आपको ये जानना पड़ेगा कौन कौन से सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्ट होता है, यानी कौन से सब्सटेंसेस या मॉलिक्यूल एक जगह से दूसरी जगह पौधे में जाते हैं। तो इसका आंसर होगा बच्चों वाटर, मिनरल्स, ऑर्गेनिक मटेरियल। ऑर्गेनिक मटेरियल को आप फूड कह सकते हो, ऑर्गेनिक मटेरियल या फूड या फोटोसिंथेटेस। ठीक है। और उसके अलावा बच्चों और क्या हो सकता है? और हो सकता है प्लांट हार्मोन, और प्लांट का हार्मोन भी जाएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें बच्चों इधर इधर जाएंगी। प्लांट हार्मोन को प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स भी कहते हैं, PGRS। ठीक है बच्चों। दूसरा होता है डायरेक्शन। कोई भी चीज़ किस दिशा में जाएगी ये बहुत मायने रखता है। देखिए, ये दो तरीकों से जा सकती है, या तो यूनी डायरेक्शनल और या फिर मल्टी डायरेक्शनल। चीज़ें या तो यूनी डायरेक्शनल जाएंगी या तो मल्टी डायरेक्शनल। देखिए, आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि वाटर और मिनरल, देखिए वाटर और मिनरल रूट से एब्जॉर्ब हो जाएगा और ये ग्रोइंग टिप तक पहुंच जाएगा। ये देखिए वाटर और मिनरल, ये देखिए इधर से जा रहा है और ग्रोइंग टिप तक पहुंच जाएगा। इसकी दिशा फिक्स होती है कि नीचे से ऊपर तक जाएगा और क्या जाएगा, वाया फ्रॉम द रूट टू द लीफ या स्टेम। अच्छा, जबकि जो फूड है या कुछ मिनरल्स होते हैं, कुछ मिनरल्स जो ऑलरेडी यहाँ लीफ में प्रेजेंट होते हैं, मिनरल्स जो लीफ में प्रेजेंट होते हैं, जब लीफ बूढ़ी हो जाती है या सेनेसेंस हो जाती है तो ये गिरने वाली होती है, तो ये अपना मिनरल ट्रांसलोकेट कर देती है, रीट्रांसलोकेट कर देती है। ठीक है, यानी अपने मिनरल को जो है ना वो रीलोकेट कर देती है, किसी यंग पार्ट को भेज देती है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। तो इसलिए कुछ मिनरल जो मिट्टी से एब्जॉर्ब हो रहे हैं वो तो यूनी डायरेक्शनल होंगे, लेकिन जो ऑलरेडी लीफ में है वो कैसे होंगे, मल्टी डायरेक्शनल। और जो फूड बन रहा है लीफ में वो भी कैसा होगा बच्चों, मल्टी डायरेक्शनल। तो याद रखिएगा, फूड का और मिनरल, फूड एंड मिनरल न्यूट्रिएंट्स, और यहाँ लिख देते हैं लीफ। ठीक है, वो होते हैं मल्टी डायरेक्शनल। और जबकि वाटर और मिनरल जो मिट्टी से लिया जाएगा वो कैसा होगा, वो होगा यूनी डायरेक्शनल और ये जाएगा वाया जाइलम। क्लियर बच्चों? अब दिशा भी देख लिया हम लोग ने और वो मॉलिक्यूल जो जाएंगे उनके बारे में भी देख लिया। अब आइए बच्चों हम बात करते हैं वो क्यों जाएंगे, वाई। कोई भी मॉलिक्यूल एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाता है? इसका कारण है बच्चों, ये जो किसी भी सेल को, किसी भी लिविंग सेल को क्या चाहिए, वाटर, और क्या चाहिए, आयंस, और क्या चाहिए, फूड, और क्या चाहिए उसको, एनर्जी। ठीक है, जब ये सब मिलता है तो उसको क्या, वहाँ क्या चलता है, मेटाबॉलिज्म। और जब भी बच्चों मेटाबॉलिज्म चलेगा तभी तो सेल जिंदा रहेगी। सेल इज लिविंग ड्यू टू द अक्रेंस ऑफ मेटाबॉलिज्म। कोई भी सेल अगर जिंदा है तो वो अपने मेटाबॉलिज्म के कारण ही जिंदा है। और बच्चों जब मेटाबॉलिज्म चलता है तभी तो फिजियोलॉजी चलती है। द सम ऑफ मेटाबॉलिज्म मेंटेन्स द फिजियोलॉजी। सारे मेटाबॉलिज्म मिलकर के फिजियोलॉजी को मेंटेन करते हैं, मतलब बॉडी के फंक्शन को मेंटेन करते हैं। ठीक है, तो ये बात भी क्लियर हो गई। अब बच्चों कोई भी चीज़ कैसे जाएगी, हाउ द सब्सटेंसेज आर मूव, तो मैं आपको बता देता हूँ। ये दो तरीके से जाएंगे, एक होता है शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट और एक होता है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। दो तरीकों से होता है। और बच्चों क्या इसके लिए एनर्जी खर्च होगी कि नहीं होगी? तो देखिए, कुछ के लिए एनर्जी खर्च भी हो सकती है और कुछ के लिए नहीं होगी। जिसके लिए नहीं एनर्जी खर्च होगी वो पैसिव मेथड होगा, और जिसके लिए एनर्जी खर्च होगी बच्चों वो एक्टिव मेथड होगा। तो ये हम लोग अभी डिटेल में बात करेंगे। तो बच्चों हम लोग ने समझा किन किन सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्ट होता है, फिर उनकी दिशा क्या होती है, डायरेक्शन क्या होता है उनका। ठीक है बच्चों, फिर वो क्यों चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं। ठीक है, और कैसे जाती हैं, तो शॉर्ट डिस्टेंस और लॉन्ग डिस्टेंस मेथड से। ठीक है बच्चों, एनर्जी खर्च होती कि नहीं, तो कुछ में नहीं होती है और कुछ में होती है। जिसमें नहीं होती उसे पैसिव और जिसमें होती है उसे एक्टिव मेथड बोलते हैं। तो इतना क्लियर हो गया ना बच्चों?
अब बेटा देखेंगे कि ट्रांसपोर्ट का टाइप, मैंने क्या बोला था, ट्रांसपोर्ट कितने टाइप का होता है, दो। दो टाइप का ट्रांसपोर्ट होता है बेटा। मान लो आपका जो घर है उसको मान लिया सेल, घर को क्या मान लिया, सेल, और आपको मान लिया मॉलिक्यूल। अब आप बताओ, अगर आप अपने घर में एक जगह से दूसरी जगह गए तो कैसे जाओगे? ट्रेन से, एरोप्लेन से, बस से? बिल्कुल नहीं। बाइक से? बिल्कुल नहीं। तो आपको कैसे जाना है यहाँ पे? कम दूरी तय करनी है तो आप पैदल पैदल चले गए। इसका मतलब जब किसी भी सेल के अंदर मॉलिक्यूल्स को एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है तो वो शॉर्ट डिस्टेंस का ट्रांसपोर्ट यूज़ करता है। या तो आप अपने घर से अपनी ही कॉलोनी के किसी दूसरे पड़ोसी के यहाँ जा रहे हो, यानी एक सेल को क्रॉस करके दूसरी सेल में जाना है, तो भी कैसा मेथड यूज़ करोगे बच्चों? तब भी आप शॉर्ट डिस्टेंस मेथड यूज़ करेंगे। कैसा मेथड यूज़ करेंगे? शॉर्ट डिस्टेंस मेथड यूज़ करेंगे। क्लियर बच्चों? ठीक है। अब देखो जरा, यानी हमको एक चीज़ तो क्लियर हो गई, इसमें मॉलिक्यूल्स मूव फ्रॉम one place to another place, one place to other place within the cell, within the cell। अगर सेल के अंदर मॉलिक्यूल को एक जगह से दूसरी जगह पे जाना है, ए से बी प्लेस पर, तो फिर आप क्या बोलोगे? तो शॉर्ट डिस्टेंस होगा। या तो फिर अपनी ही कॉलोनी के पड़ोसी के घर जाना हो। अब कॉलोनी को क्या मान लेते हैं? टिश्यू। कॉलोनी को क्या मान लेते हैं? टिश्यू। और घर को क्या मान लेते हैं? सेल। और आपको मान लेते हैं मॉलिक्यूल। अब बताओ, जब एक टिश्यू के एक सेल से निकल के मॉलिक्यूल को दूसरी सेल में जाना है तो भी क्या होगा? शॉर्ट डिस्टेंस। या तो पड़ोसी क्या नहीं जाना, घर के बाहर आना है, यानी अक्रॉस द मेम्ब्रेन। आपकी घर की जो बाउंड्री है वो मेम्ब्रेन है सेल की, ठीक है? तो अक्रॉस द मेम्ब्रेन, अक्रॉस द मेम्ब्रेन ऑफ सेल, सेल की मेम्ब्रेन को क्रॉस करके जाना है। या तो फिर फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल, फ्रॉम वन सेल टू अदर सेल विद इन द टिश्यू, विद इन द टिश्यू। मतलब एक ही कॉलोनी के एक घर से निकल के आप दूसरे घर में चले जाओ, यानी एक कॉलोनी को क्या मान लिया बच्चों? कॉलोनी को मान लिया है टिश्यू। आपके घर को क्या मान लिया है? सेल। और आपको क्या मान लिया? मॉलिक्यूल। तो आप घर में एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो, या घर के बाउंड्री को क्रॉस करके जा रहे हो, या फिर एक ही टिश्यू के दो डिफरेंट सेल के बीच में मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट हो रहा है, तो शॉर्ट डिस्टेंस होगा। बच्चों ये स्लो मेथड होता है। कैसा मेथड होता है? स्लो मेथड। और आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि 50 माइक्रोमीटर की डिस्टेंस को क्रॉस करने के लिए लगभग 2.5 सेकेंड्स लग जाते हैं, यानी काफ़ी स्लो मेथड होगा बच्चों। और क्या होगा? ये होता है वाया सिंपल टिश्यू, ये होता है वाया सिंपल टिश्यू, ठीक है? जो कि एनसीईआरटी में नहीं दिया, सिंपल टिश्यू द्वारा होता है। सिंपल टिश्यू के एग्जाम्पल बता सकते हो बच्चों? 3 एग्जाम्पल होते हैं। फार्मूला है पीसीएस, पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। देखो ये सभी सेल का एग्जाम्पल था। तो शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट में हमने क्या क्या सीखा? शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट में सीखा मॉलिक्यूल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस विद इन अ सेल। दूसरा, मॉलिक्यूल सेल की मेम्ब्रेन को क्रॉस करके बाहर आ रहा है या अंदर जा रहा है। फिर तीसरा, एक टिश्यू के दो डिफरेंट सेल्स के बीच में, मान लो इस सेल को एक्स मान लिया, इस सेल को वाई मान लिया, और ये टिश्यू के अंदर दो सेल थी, और एक एक्स से निकला वाई में चला गया, या वाई से निकला एक्स में चला गया। और ये स्लो मेथड होता है। बच्चों लॉन्ग डिस्टेंस मेथड कब यूज़ करोगे? जब आप बहुत दूर जा रहे हो, जब बहुत दूर जा रहे हो, जब मॉलिक्यूल्स को बहुत दूर ले जाया जाता है, तो लॉन्ग डिस्टेंस मेथड इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है? इसमें क्या होता है? मॉलिक्यूल्स मूव ओवर लॉन्ग डिस्टेंस, मॉलिक्यूल बहुत लंबी दूरी तय करेगा। कहाँ से कहाँ तक जाएगा? रूट से लेकर के लीफ तक मॉलिक्यूल जा रहा है, या तो सोचो लीफ से लेकर रूट तक जा रहा है, ठीक है? और ये कैसे होता है? ये होता है फास्ट मेथड, ये होता है फास्ट मेथड। ये काफ़ी तेज होता होगा। जरा सोचो, फ्लाइट आपको यहाँ से मुंबई, लखनऊ से मुंबई पहुँचा देती है 1 घंटे 1.5 घंटे में, लेकिन अगर आप चाहते हो पैदल पैदल तो महीनों में पहुँचोगे। इसका मतलब ये काफ़ी फास्ट मेथड होता है, ठीक है? बस, ट्रेन और फ्लाइट ये सब लॉन्ग डिस्टेंस में मान लिया।
ठीक है। तो ये फास्ट मेथड होता है, काफ़ी तेज़ी से होगा, और ये काफ़ी तेज़ी से होता है तो लोकेशन चेंज हो जाती है बच्चों, इसीलिए इसको ट्रांसलोकेशन भी कहते हैं, क्योंकि लोकेशन ट्रांसफ़र हो गई एकाएक, इसलिए इसको ट्रांसलोकेशन। और आपके एनसीईआरटी में इसी का दूसरा नाम लिखा हुआ है बल्क फ्लो। ट्रांसलोकेशन का दूसरा नाम होता है बल्क फ्लो या मास फ्लो। क्या चीज़ें प्रेशर के कारण जा रही होती हैं, इसलिए प्रेशर फ्लो भी बोलते हैं। तो बच्चों तीन और नाम है ट्रांसलोकेशन के, जल्दी से बताइए। बल्क फ्लो, मास फ्लो, प्रेशर फ्लो। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? और बच्चों ये तो सिंपल टिश्यू से होता था, ये कैसे होता था? ये होता था वाया कॉम्प्लेक्स टिश्यू। सिंपल का उल्टा क्या होता है बच्चों? कॉम्प्लेक्स टिश्यू। और कॉम्प्लेक्स टिश्यू का एग्जाम्पल क्या है? वेस्कुलर टिश्यू। और वेस्कुलर टिश्यू में क्या आता है बेटा? वेस्कुलर टिश्यू में आता है जाइलम और फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम। तो जाइलम एंड फ्लोएम के द्वारा होगा, याद रखिएगा बेटा। ठीक है, चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ तक बच्चों आपको क्लियर हो गया, आइए आगे बढ़ते हैं। एनसीईआरटी से इतना पॉइंट पढ़ते हैं। इन ए फ्लावरिंग प्लांट द सब्सटेंस, सब्सटेंस यानी मॉलिक्यूल्स, जो भी मॉलिक्यूल्स था, दैट वुड नीड टू ट्रांसपोर्टेड, जिसको ट्रांसपोर्ट करना था, वो हो सकता है वाटर, मिनरल न्यूट्रिएंट्स, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स यानी फूड, और हो सकता है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर यानी प्लांट हार्मोन। क्या हो सकता था बच्चों? प्लांट हार्मोन्स। ओवर स्मॉल डिस्टेंस सब्सटेंसेस मूव बाय डिफ्यूजन। स्मॉल डिस्टेंस के लिए क्या होगा बच्चों? डिफ्यूजन होगा। ठीक है, स्मॉल डिस्टेंस, देखो दो तरह का ट्रांसपोर्ट होता है। शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट का टाइप बता दूं, इसमें आप पढ़ने जा रहे हो चार चीज़ें। एक होता है सिंपल डिफ्यूज़न, एक होता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न, एक होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट जिसमें साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग हेल्प करेगा, और एक होता है ऑस्मोसिस। तो बच्चों शॉर्ट डिस्टेंस के चार प्रकार हैं जो आगे हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। पहला सिंपल डिफ्यूज़न, दूसरा फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न, तीसरा एक्टिव ट्रांसपोर्ट और चौथा ऑस्मोसिस। बच्चों लॉन्ग डिस्टेंस का कोई टाइप नहीं है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट का कोई टाइप नहीं है, उसमें सिर्फ और सिर्फ हमको पढ़ना पड़ेगा ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन या बल्क फ्लो या मास फ्लो या प्रेशर फ्लो। तो देखो शॉर्ट डिस्टेंस में दिया हुआ है, अगर शॉर्ट डिस्टेंस की दूरी को तय करना है तो डिफ्यूज़न, तो देखो दो तो डिफ्यूज़न हो गए, इन्होंने केवल डिफ्यूज़न लिख दिया है। डिफ्यूज़न दो टाइप का होता है, सिंपल डिफ्यूज़न और फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न। और एक होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट जिसमें मदद करता है साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग सप्लीमेंटेड बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट। व्हाट इज साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग? सेल के अंदर साइटोप्लाज्म का ऐसे गोल गोल चक्कर काटना या मूव करना या स्ट्रीम करना ही क्या कहलाता है? साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। ठीक है बेटा। ट्रांसपोर्ट ओवर लॉन्ग डिस्टेंस, जब लंबी दूरी तय करनी थी तो किसके द्वारा हुआ था? कॉम्प्लेक्स टिश्यू। कॉम्प्लेक्स टिश्यू का एग्जांपल वेस्कुलर सिस्टम यानी जाइलम प्लस फ्लोएम, जाइलम प्लस फ्लोएम द्वारा होगा। इसको ट्रांसलोकेशन बोला था। ट्रांसलोकेशन का कुछ और एग्जांपल बताइए, चैट बॉक्स में मुझे रिप्लाई कर दीजिएगा आप लोग। ठीक है, चलो बेटा अब देखो क्या लिखा है। इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट दैट नीड टू बी कंसीडर्ड इज द डायरेक्शन ऑफ द ट्रांसपोर्ट। डायरेक्शन भी बहुत जरूरी है। पहले हम लोगों ने सब्सटेंसेस की बात कर ली, देखो पहले हमने आपको सब्सटेंसेस बता दिए थे, फिर अब मैं आपको बता रहा हूँ डायरेक्शन। अब बताओ डायरेक्शन क्या होगी? रूट से क्या लिया जाएगा? रूट से लिया जाएगा वाटर और मिनरल, और वो ट्रांसपोर्ट हो जाएगा वाया जाइलम। मतलब रूट से लिया जाएगा क्या? वाटर और मिनरल, जैसा कि मैंने आपको पहले फिगर में बताया था। और ये जाइलम द्वारा चला जाएगा, वो भी किस दिशा में चला जाएगा? ऊपर की तरफ। ठीक है, मतलब रूट से लिया जाएगा और स्टेम की तरफ चला जाएगा। यही कारण है कि आप पौधों में पानी और मिनरल कहाँ डालते हो? मिट्टी में। मिट्टी में पौधों के ऊपर तो डालते नहीं है। पौधों के ऊपर अगर पानी डालते भी है तो गंदगी को साफ करने के लिए, हालांकि पौधा रूट द्वारा ही मिट्टी से पानी ले लेता है और मिनरल लेता है। इसका मतलब कि जो पानी और मिनरल है वो ट्रांसपोर्ट हो रहा है वाया जाइलम यूनिडायरेक्शनल मैनर में, मैंने आपको बता दिया था। जबकि ऑर्गेनिक सब्सटेंस यानी फूड, ऑर्गेनिक सब्सटेंस को मैंने क्या बोला था? फूड या फोटोसिंथेसिस। ठीक है, फूड।
और मिनरल न्यूट्रिएंट्स, ये मिनरल न्यूट्रिएंट्स कौन से वाले बच्चों, ये जो लीफ वगैरह में ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं, जो रीलोकेट होते हैं, ज़रूरत पड़ने पर ये वापस लौटा दिए जाते हैं। तो इसीलिए इन दोनों की दिशा कैसी होगी, इन दोनों की दिशा होगी मल्टी डायरेक्शनल। फूड हर एक सेल को चाहिए बेटा, इसलिए मल्टी डायरेक्शनल। और लीफ जो होती है वो अपना मिनरल रीलोकेट कर देती है, इसलिए वो भी मल्टी डायरेक्शनल हो गया। वो ओल्ड लीफ से किसी भी यंग टिश्यू में चला जाएगा। अभी आप देखोगे तो आपकी एनसीईआरटी में ही लिखा हुआ है, देखो ये जहाँ पे ये लोगो लगा हो समझ जाना कि एनसीईआरटी चल रही है। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो भी बनता है, कहाँ बनता है, बनता है फोटोसिंथेटिक लीफ में। बताइए खाना कहाँ बना, खाने को मैंने ऑर्गेनिक कंपाउंड बोला था, और खाना बेटा कहाँ बनता है, आपने हमेशा पढ़ा होगा फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन ऑल ग्रीन प्लांट इंक्लूडिंग लीव्स। तो लीव्स में खाना बना मेनली, और वो ट्रांसपोर्ट होकर के अदर पार्ट्स को चला जाता है, यानी स्टोरेज ऑर्गन को चला जाता है। ठीक है बेटा, देखो मैं यहाँ से आपको बात बताता हूँ। लीफ में खाना बना मेनली, ऐसे तो हर ग्रीन पार्ट में बनता है लेकिन मेनली लीफ होती है, ठीक है। और रूट मान लेते हैं एक पार्ट। तो खाना बना कहाँ, लीफ के पास, और वो नीचे की तरफ चला आएगा, ठीक है, स्टोर हो जाएगा। जहाँ पर खाना बनता है बेटा उसको बोलते हैं सोर्स, जहाँ पर खाने को स्टोर किया जाता है या यूज़ किया जाता है उसको बोलते हैं सिंक। तो यहाँ पे बेटा सोर्स क्या है, लीफ, और सिंक रूट है। तो खाना बना किधर, लीफ में, और खाना कहाँ चला गया, रूट में, यानी फ्रॉम सोर्स टू सिंक। लेकिन बेटा जब पत्तियां कभी कभी झड़ जाती हैं, पतझड़ के सीजन में या डेसिडुअस प्लांट में पत्तियां झड़ जाती हैं, तो जब बच्चों पत्तियां झड़ जाती हैं तो यहाँ पर फूड स्टोर है ऑलरेडी रूट के अंदर। रूट से वो ट्रांसलोकेट होकर के वापस चला गया, या मान लो स्टेम के अंदर था तो वो वापस चला गया, किसी ब्रांच के अंदर था तो वापस चला गया। तो बच्चों इसका डायरेक्शन क्या हुआ, ये तो मल्टी डायरेक्शन जा रहा है ना, ये मल्टी डायरेक्शनल जा रहा है, इसका मतलब ये होता है मल्टी डायरेक्शनल। ठीक है। फ्रॉम द स्टोरेज ऑर्गन दे आर लेटर री एक्सपोर्टेड। देखो पहले क्या बोला है, पत्तियों ने भोजन बनाया और स्टोरेज ऑर्गन को भेज दिया, यानी सोर्स ने बनाया सिंक को भेज दिया। लेकिन जब जब सोर्स अवेलेबल नहीं होता, पतझड़ के मौसम में पत्तियां झड़ जाती हैं, तो जहां जहां स्टोर है हर दिशा से फूड आ गया, एक कहाँ पर आ गया, ग्रोइंग टिप तक, तो सबको सप्लाई मिल गई। तभी लिखा हुआ है फ्रॉम द स्टोरेज ऑर्गन, यानी रूट या स्टेम में जहां भी स्टोर हुआ था वहां से वो री एक्सपोर्ट भी हो जाएगा। इसीलिए दिशा कैसी होगी बेटा, मल्टी डायरेक्शनल। लेकिन अगर आपको फ्लोएम के अंदर पूछा जाए तो फ्लोएम के अंदर दिशा मल्टी डायरेक्शनल नहीं बताना, फ्लोएम के अंदर बताना बाई डायरेक्शनल। अगर फ्लोएम नहीं दिया हुआ है तो आप मल्टी डायरेक्शनल बताओगे, और अगर फ्लोएम इज गिवन तो आंसर में हमारा आएगा बाई डायरेक्शनल। मिनरल न्यूट्रिएंट्स आर टेकन अप बाय द रूट। मिनरल मिनरल कहाँ से लिया गया था, रूट से, और उसके बाद वो ट्रांसपोर्ट कर दिया गया था ऊपर की तरफ स्टेम में, लीफ में, और ग्रोइंग रीजन में। ग्रोइंग रीजन यानी बच्चों मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जहाँ पे थे, टिप में, लैटरल मेरिस्टेम में, एपिकल मेरिस्टेम में, इनको भेज दिया गया था। ठीक है, फ्रूट में, फ्लावर में, सब में। व्हेन एनी प्लांट पार्ट अंडरगो सेनेसेंस, देखो अब वही बात कर रहा है। मान लो लीफ के अंदर मिनरल स्टोर है और ये पार्ट मरने वाला है, तो ये अपने मिनरल को लौटा देगा। कुछ को लौटा देता है, कुछ को नहीं लौटा पाता। अगर लौटा देगा तो रीलोकेट हो गया। तो देखो क्या लिखा है, व्हेन एनी पार्ट अंडरगो सेनेसेंस। सेनेसेंस का मतलब जब कोई भी टिश्यू ओल्ड हो जाता है तो सेनेसेंस अवस्था आ जाती है। तो जो मिनरल न्यूट्रिएंट्स था वो मे बी विड्रॉन, वो लीफ से निकाल लिया जाता है या उस पार्ट से निकाल लिया जाता है, और फिर ग्रोइंग पार्ट को सप्लाई कर दिया जाता है। ठीक है बेटा, चलो आई होप सो ये भी क्लियर हो गया होगा। अब देखो प्लांट ग्रोथ हार्मोन यानी पीजीआरएस। पीजीआरएस इसलिए बोलते हैं, पी प्लांट से, जी ग्रोथ से, आर रेगुलेटर, एस रेगुलेटर्स। तो पी जी आर एस प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स एंड अदर केमिकल सिग्नल। और भी बहुत सारे केमिकल्स होते हैं जो जाते रहते हैं। ठीक है, ये सब ट्रांसपोर्ट होंगे दो इन वेरी स्मॉल अमाउंट, भले ही बहुत कम अमाउंट में होंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें ट्रांसपोर्ट होती हैं, ठीक है, लेकिन बहुत कम मात्रा में होती हैं, और कभी कभी तो स्ट्रिक्टली पोलराइज या यूनिडायरेक्शनल मैनर में जाती हैं। स्ट्रिक्टली पोलराइज या यूनिडायरेक्शनल मैनर का क्या होता है, देखो बच्चों जो पीजीआरएस होता है ज़्यादातर उनकी दिशा फिक्स होती है। मान लो रूट में बना तो स्टेम की तरफ या ग्रोइंग टिप की तरफ चला गया, ठीक है, स्टेम में बना तो रूट की तरफ चला गया। तो यानी क्या होते हैं, ये स्ट्रिक्ट मैनर में जाते हैं, यानी स्ट्रिक्टली पोलर होते हैं, स्ट्रिक्टली
पोलर, स्ट्रिक्टली पोलर होते हैं, ठीक है बच्चों। फ्रॉम देयर दे आर सिंथेसाइज टू अदर पार्ट, मतलब जहाँ पर बने वहाँ से, जहाँ पर सिंथेसाइज हो रहे थे वहाँ से दूसरे रीजन में चले गए, वो भी स्ट्रिक्टली पोलर का मतलब होता था यूनी डायरेक्शनल मैनर में जाते हैं। फिर इस तरह से आपने क्या देखा, फ्लावरिंग प्लांट यानी एंजियोस्पर्म में, मैं तो इसको फ्रूटिंग प्लांट भी बोलता हूँ, फ्रूटिंग प्लांट, क्योंकि इसमें फ्लावर भी बनता है और फ्रूट भी बनता है। तो फ्लावरिंग प्लांट में बहुत कॉम्प्लेक्स ट्रैफिक दिख रहा है, कोई मॉलिक्यूल इधर से इधर जा रहा है, कोई मॉलिक्यूल इधर से इधर जा रहा है, कोई मॉलिक्यूल इधर से इधर जा रहा है, कोई इधर से इधर जा रहा है, बट कोई भी एक दूसरे को इंटरफेयर नहीं कर रहा है। देखो क्या लिखा है, इफ इन द फ्लावरिंग प्लांट देर इज अ कॉम्प्लेक्स ट्रैफिक, बहुत ही कॉम्प्लेक्स ट्रैफिक है। किसका ट्रैफिक है, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स का या कंपाउंड्स का, लेकिन ये बहुत व्यवस्थित तरीके से मूव कर रहा है, वो भी डिफरेंट दिशाओं में जा रहा है। एंड ईच ऑर्गन रिसीव सम सब्सटेंस एंड गिविंग आउट सम अदर, मतलब प्लांट का कोई भी ऑर्गन कोई चीज़ ले रहा है तो कोई चीज़ दे रहा है, कोई चीज़ यहाँ से इधर इधर ट्रांसफ़र हो रही है तो कोई मॉलिक्यूल इधर से इधर ट्रांसफ़र हो रहा है। तो देखो लिखा है दिशा डिफरेंट डिफरेंट है, बट वो क्या हो रहा है, डिफरेंट डिफरेंट दिशा में जाने के बावजूद भी बहुत व्यवस्थित तरीके से जा रहा है, और एक मॉलिक्यूल दूसरे को इंटरफेयर नहीं कर रहा है, और कुछ ऑर्गन मॉलिक्यूल्स को ले रहे हैं तो कुछ दे रहे हैं, ठीक है। क्लियर बट बेटा। तो अब बेटा देखते हैं डिटेल ऑफ शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट की डिटेल देखते हैं बेटा। शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट के लिए क्या जरूरी थी, इसके ये सेल के इर्द गिर्द होती थी, ये सेल के इर्द गिर्द होती थी, ठीक है। एक सेल से दूसरी सेल में जाना है, या फिर सेल में एक जगह से दूसरी जगह जाना है, ठीक है, या तो अक्रॉस द मेम्ब्रेन जाना है यानी अंदर आना है या बाहर जाना है। तो इसमें आपने एक चीज़ नोटिस की कि सेल की मेम्ब्रेन से ही मॉलिक्यूल को गुजरना पड़ेगा। शॉर्ट डिस्टेंस में सेल को अपने मेम्ब्रेन से गुजरना पड़ेगा, सेल की मेम्ब्रेन से मॉलिक्यूल को गुजरना पड़ेगा, ठीक है। और सेल की मेम्ब्रेन क्या होती है बेटा, सेल की मेम्ब्रेन जो सभी सेल में कॉमन होती है, दुनिया की कोई भी सेल हो, यूनिसेलुलर हो, मल्टी सेलुलर हो, प्रोकैरियोट हो, यूकैरियोट है, कैसी भी सेल है बेटा, उसके अंदर क्या होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जरूर पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या फिर उसी को बेटा प्लाज्मा लेमा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, प्लाज्मा लेमा। और ये यूनिवर्सल मेम्ब्रेन होती है, आपने साइटोलॉजी में पढ़ा होगा, यूनिवर्सल मेम्ब्रेन, ठीक है। और ये किसकी बनी होती है, इसमें ज़्यादातर होता है लिपिड, इसमें ज़्यादातर होता है लिपिड, और थोड़ा बहुत प्रोटीन भी होता है, ठीक है। बाद में पता चला कि कार्बोहाइड्रेट भी होता है, ठीक है। तो लिपिड बेटा इसमें मेन होता है। लिपिड कैसे बना होता है, लिपिड दो चीज़ों का बना होता है। लिपिड की बाइलेयर होती है बेटा, लिपिड की बाइलेयर, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हो कि लिपिड जो होता है बाइलेयर के रूप में है। ये देखिए, लिपिड जो होता है दो लेयर के रूप में होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं बाई लेयर। देखिए एक लेयर आप देख पा रहे हो, ये वाली इस तरीके की लेयर, देखिए लेयर दिख रही है, ये नीचे की तरफ, ये लेयर नीचे की तरफ दिख रही है, ठीक है। ये लेयर ऊपर की तरफ दिख रही है। तो लिपिड की कितनी लेयर है, दो लेयर है बेटा। ये देखो बीच से पार्टीशन है, दोनों के टेल आमने सामने हैं, ठीक है, दोनों के टेल आमने सामने हैं। ये देखो ये टेल, ये टेल। और बच्चों ये जो पिंक कलर का है ये क्या है, ये इसका हेड है। तो ये होता है पोलर हेड, और ये होता है नॉन पोलर टेल। तो बताइए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्लाज्मा लेमा यूनिवर्सल मेम्ब्रेन होती है, दुनिया की हर सेल में पाई जाती है, और वो बनी होती है लिपिड बाइलेयर की। मेनली होता है उसमें लिपिड, थोड़ा बहुत प्रोटीन भी होता है। लिपिड बाइलेयर जो होती है बच्चों, वो एक दूसरे के एंटी पैरेलल होती है, ठीक है, एंटी पैरेलल है एक दूसरे के, दोनों का टेल आमने सामने होता है। और इसमें दो भाग होते हैं बेटा लिपिड में, एक होता है ये रेड पिंक कलर का, ये पोलर हेड, और ये बच्चों ये होता है इसका टेल, ये ब्लू कलर का टेल है, ठीक है, ये हेड है, ये टेल है। और लिपिड और प्रोटीन की मात्रा हर सेल में वेरी करती रहती है। लिपिड और प्रोटीन की मात्रा बेटा सुन लो, इनका रेशियो हर सेल में वेरी करता रहता है, इनका परसेंटेज हर सेल में वेरी करता रहता है, ठीक है बेटा। और ये देखिए, ये इसमें प्रोटीन पाई जा रही है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की प्रोटीन ये रही। तो हमने देख लिया प्रोटीन कंपोनेंट ये दिख रहा है हम लोगों को, ठीक है।
और लिपिड कंपोनेंट ये दिख गया हमको इस रूप में। ये क्या है बेटा? ये लिपिड बाइलेयर है। व्हाट इज दिस? ये प्रोटीन है। मॉलिक्यूल ज़्यादातर कहाँ से जाते हैं? मॉलिक्यूल यहाँ से भी जा सकते हैं, इस जगह से भी जा सकते हैं, यानी लिपिड से भी क्रॉस करके जा सकते हैं, और इस प्रोटीन के थ्रू भी आ सकते हैं बेटा। ठीक है, तो याद रखिएगा दोनों जगह से जा सकते हैं, या लिपिड को भी क्रॉस करके जा सकते हैं और इस प्रोटीन को भी क्रॉस करके जा सकते हैं। प्रोटीन बच्चों गेट की तरह काम करता है, ठीक है ना। चलिए, और शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट कितने टाइप का होता था बेटा? 4 टाइप का। फिर से बता दे रहा हूं एक बार। सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ठीक है बच्चों, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, उसके अलावा ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस, ठीक है बेटा। अब हम लोग पढ़ेंगे सिंपल डिफ्यूजन। तो सिंपल डिफ्यूजन में पहली खास बात सुनना ध्यान से सुनिएगा। मैंने बोला था मॉलिक्यूल इधर से इधर भी जा सकता है और प्रोटीन के थ्रू भी आ सकता है। तो सिंपल डिफ्यूजन बेटा प्रोटीन के थ्रू नहीं होता है। सिंपल डिफ्यूजन कहाँ से कहाँ होता है? ये लिपिड लेयर से होता है। ये प्रोटीन का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, ठीक है ना। तो सिंपल डिफ्यूजन में देखो कोई भी प्रोटीन इन्वॉल्व नहीं हो रही, ये लिपिड की लेयर है, यहाँ से डायरेक्ट चीज़ें आ जा रही हैं वाया लिपिड। तो सिंपल डिफ्यूजन में मॉलिक्यूल्स comes through lipid bilayer। ऐसा क्यों हो रहा है बेटा? ऐसा इसलिए हो रहा है, देखो, क्योंकि ये लिपिड की बनी होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसकी बनी है? लिपिड की। और ये जो मॉलिक्यूल जो आ रहे हैं बाहर से, ये भी है लिपिड, ये भी होते हैं लिपिड या लिपिड सॉल्युबल। लिपिड या लिपिड सॉल्युबल बेटा, जब ये मॉलिक्यूल जो मॉलिक्यूल लिपिड सॉल्युबल होते हैं या लिपिड के बने होते हैं, जब वो आते हैं तो इनको किसी प्रोटीन की जरूरत नहीं पड़ती। देखो ये लिपिड है, ये भी लिपिड है। आपने पढ़ा होगा लाइक डिजोल्व लाइक, जो जैसा होता है वो वैसे में ही घुलनशील होता है। तो जो लिपिड थी वो लिपिड से आसानी से पास हो जाएगी, क्योंकि ये यहाँ पे डिजोल्व है, तो ये यहाँ से डायरेक्टली चली आएगी, ठीक है। तो यहाँ से कैसे सब्सटेंसेस आएंगे? सिंपल डिफ्यूजन में वो मॉलिक्यूल आएंगे जो लिपिड सॉल्युबल होते हैं, ठीक है, यानी ओनली लिपिड सॉल्युबल मॉलिक्यूल आर पास्ड। केवल लिपिड सॉल्युबल मॉलिक्यूल को पास किया जाएगा। देयर इज नो नीड ऑफ एनी प्रोटीन, नो नीड ऑफ एनी मेम्ब्रेन प्रोटीन। यहाँ पर किसी मेम्ब्रेन प्रोटीन की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। यहाँ किसी मेम्ब्रेन प्रोटीन की आवश्यकता नहीं होती है बेटा। यहाँ पे जो मॉलिक्यूल आ रहे हैं तो एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल पर डिपेंड नहीं करेगा, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल पर डिपेंड नहीं करेगा। मतलब मॉलिक्यूल्स किस फैशन में आएंगे? रैंडम फैशन में होंगे। मॉलिक्यूल कैसे आएंगे? रैंडम फैशन में, मतलब इंडिपेंडेंट होंगे, इंडिपेंडेंट टू ईच अदर, इंडिपेंडेंट टू ईच अदर। मॉलिक्यूल एक दूसरे पर इंडिपेंडेंट होंगे, ठीक है बेटा। कभी भी याद रखना, जैसे मान लो कि आप एक घर के अंदर हो और आपको बोला जाए भागो, तो आप कहाँ भागोगे? भीड़ से कम भीड़ वाली जगह पे जाओगे। यानी कि जब भी किसी चीज़ को डिफ्यूज़ किया जाता है तो हमेशा होता है हायर कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ। मतलब आप घर से भागोगे तो किधर भागोगे? अगर भूकंप आया तो बाहरी की तरफ तो भागोगे। अगर अर्थक्वेक आया या कोई आपको भागने को कहा जाए रैंडमली, तो आप क्या करोगे? आप खुली जगह पे जाओगे जहाँ ज़्यादा सेफ हो, ठीक है। तो यहाँ पे मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, मॉलिक्यूल्स मूव फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू इट्स लो कॉन्सेंट्रेशन, टू इट्स लो कॉन्सेंट्रेशन। इसको बोलते हैं बेटा हम लोग अगेंस्ट की अलोंग कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। तो अलोंग, इसको बोलेंगे अलोंग कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, अलोंग कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। मॉलिक्यूल किधर से किधर जाएंगे? ज़्यादा भीड़ वाली प्लेस से कम भीड़ वाली प्लेस पर, यानी कि फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन अलोंग कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। और बच्चों डिफ्यूजन हमेशा याद रखना पैसिव प्रोसेस होती है। डिफ्यूजन कहीं भी वर्ड लगाओ तो पैसिव प्रोसेस होती है, मतलब देयर इज नो नीड ऑफ एनर्जी, नो नीड ऑफ एनर्जी, नो नीड ऑफ एनर्जी।
ठीक है, एनर्जी की नीड नहीं है। तो ये कैसी प्रोसेस हो गई? पैसिव प्रोसेस हो गई बेटा, ये पैसिव प्रोसेस हो गई। ठीक है, और इन दोनों रीजन की वजह से जहां ये दोनों नियम फॉलो होंगे उसको आप बोलना बेटा डाउन हिल प्रोसेस। कैसी प्रोसेस है? डाउन हिल प्रोसेस। तो ये डाउन हिल प्रोसेस होती है। ठीक है बच्चों, इसके लिए सेल का होना जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। देखो डिफ्यूजन तो परफ्यूम का भी होता है। अगर आप अपने रूम में बैठे हो और मैंने एक बॉटल को स्प्रे कर दिया, परफ्यूम की बॉटल को स्प्रे कर दिया, तो आप तक खुशबू पहुंच जाएगी। ये कैसी प्रोसेस है? फिजिकल। ज़्यादातर फिजिकल प्रोसेस ही होती है। तो ये कैसी होती है? मोस्टली फिजिकल प्रोसेस। ठीक है, रेयरली फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। रेयरली कैसी होती है? फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। अच्छा, रेयरली फिजियोलॉजिकल प्रोसेस क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब सेल के अंदर होगी, जब वाया सेल होगी, जब सेल की जरूरत पड़ेगी तब इसको बोलते हैं फिजियोलॉजिकल। जब किसी प्लांट में होगी तो फिजियोलॉजिकल बोलेंगे, एनिमल्स में होगी तो फिजियोलॉजिकल बोलेंगे। अगर हमारे सेल की आवश्यकता नहीं होगी तो इसको बोलते हैं फिजिकल प्रोसेस। तो याद रखना ये स्ट्रिक्टली फिजियोलॉजिकल प्रोसेस नहीं है, ये मेनली फिजिकल प्रोसेस है। ठीक है, और इसीलिए इसका सैचुरेशन नहीं होता। नॉट इजली सैचुरेट, नॉट इजली सैचुरेट्स, जल्दी रुकती नहीं है। क्योंकि फिजिकल प्रोसेस है तो फिजिकल प्रोसेस तो जल्दी सैचुरेट होती नहीं। तो नॉट इजली सैचुरेट्स। और इसका एक और कारण है, क्योंकि यहाँ पर प्रोटीन की आवश्यकता भी नहीं होती है। नॉट रिक्वायर प्रोटीन, इसका कारण एक और है, नॉट रिक्वायर प्रोटीन। ये सैचुरेशन से क्या मतलब है बेटा? सैचुरेशन से ये मतलब है, जरा सोचो, अगर मान लो यहाँ से मॉलिक्यूल पास हो रहे हैं तो आप देखो यहाँ से दो ही मॉलिक्यूल तो पास हो पा रहे हैं एक बार में, क्योंकि दो ही लोग यहाँ से क्रॉस करके जा सकते हैं, एक इधर से एक इधर से। तो बेटा दो ही मॉलिक्यूल एट ए टाइम आर पार जा सकते हैं। देखो इधर तो सैकड़ों मॉलिक्यूल हैं, क्या सारे पास हो पाएंगे एक बार में? नहीं। इसीलिए इसका सैचुरेशन हो जाएगा, दो से ज़्यादा मॉलिक्यूल एक बार में पास नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है, इसीलिए ये सैचुरेट हो जाएगी। जहाँ पे भी प्रोटीन की आवश्यकता होगी बेटा वो कैसी हो जाएगी? सैचुरेट। और ये होती है नॉट स्पेसिफिक प्रोसेस, ये कोई स्पेसिफिक प्रोसेस नहीं होती, नॉट स्पेसिफिक प्रोसेस। क्योंकि स्पेसिफिक प्रोसेस वही होती है बेटा जो लिविंग सेल में हो। तो इसीलिए ये बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक नहीं होती, क्योंकि इसके लिए कोई प्रोटीन की आवश्यकता नहीं पड़ रही है। ठीक है, और बेटा ये स्लो प्रोसेस होती है। कैसी प्रोसेस होती है? स्लो, स्लो प्रोसेस होती है। ठीक है, आइए अब हम लोग एनसीईआरटी से पढ़ लेते हैं डिफ्यूज़न के बारे में। मूवमेंट बाय द डिफ्यूज़न, मूवमेंट बाय द डिफ्यूज़न इज पैसिव। पैसिव बताया था क्योंकि इसमें एटीपी की आवश्यकता नहीं होती है। एंड मे बी फ्रॉम वन पार्ट टू द सेल टू अदर, और फ्रॉम सेल टू सेल। बोल रहा है सेल के एक पार्ट से दूसरी जगह हो सकती है, या फिर एक सेल से दूसरी सेल में हो सकती है। ठीक है, ओवर शॉर्ट डिस्टेंस, ये शॉर्ट डिस्टेंस का पार्ट है। से फ्रॉम द इंटरसेलुलर स्पेस ऑफ द लीफ टू आउटसाइड। ठीक है, बोल रहा है कि लीफ के अंदर बहुत सारी जो सेल होती हैं, ठीक है, उससे जो बीच के सेल का स्पेस है वहां पर मॉलिक्यूल इधर से उधर जा सकता है। नो एनर्जी एक्सपेंडिचर टेक्स प्लेस, तभी तो हम लोग ने पैसिव प्रोसेस बोला था। एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसीलिए तो हम लोग ने पैसिव प्रोसेस बोला था। इन डिफ्यूजन मॉलिक्यूल्स मूव इन रैंडम फैशन। बेटा याद करो किस फैशन में जाता है? रैंडम फैशन में जाता था। ठीक है, लेकिन नेट मूवमेंट हमेशा होता है सब्सटेंसेस का फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन। हमेशा बताया था हाई से लो की तरफ जाएगा, भले ही रैंडम जाए, मॉलिक्यूल्स एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं होते, परंतु हमेशा जाते हैं भीड़ से कम भीड़ वाली प्लेस पर। डिफ्यूजन इज अ स्लो प्रोसेस, लास्ट लाइन बताया था कि डिफ्यूजन स्लो प्रोसेस होता है। एंड इज नॉट डिपेंडेंट अपॉन द लिविंग सिस्टम, मोस्टली लिविंग सिस्टम पर डिपेंड नहीं करता है, तभी तो नॉन लिविंग में भी होता है। तभी तो मैंने इसको मेनली फिजिकल बोला है, स्ट्रिक्टली फिजियोलॉजिकल नहीं बोला गया था। ठीक है, डिफ्यूजन इज ऑब्वियसली इन गैसेस एंड लिक्विड, बोला गया गैसेस और लिक्विड का डिफ्यूजन ज्यादा होता है, बट डिफ्यूजन इन सॉलिड इज मोर लाइकली रेदर देन द सॉलिड। बोला गया गैस और लिक्विड जो है सॉलिड में ज्यादा डिफ्यूज होंगी, लेकिन सॉलिड सॉलिड में कैसे डिफ्यूज होगा? डिफ्यूजन इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस टू द प्लांट सिंस इट इज द ओनली मीन्स फॉर द गैसियस मूवमेंट विद इन द प्लांट बॉडी।
डिफ्यूजन एकमात्र ऐसी प्रोसेस है पौधे में जिससे गैसेस का ट्रांसपोर्ट होता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। बेटा डिफ्यूजन किन किन फैक्टर पर डिपेंड करती है? डिफ्यूजन कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट पर करती है। मान लो इस सेल के अंदर 50 मॉलिक्यूल हैं और इधर 5 मॉलिक्यूल हैं, ठीक है। अब हम एक और सेल लेते हैं, सी और डी सेल ले लेते हैं। इस सेल के अंदर 100 मॉलिक्यूल थे और यहाँ 5 मॉलिक्यूल थे, यहाँ लिख देते हैं, यहाँ 50 थे और 5 थे। तो देखो किस में डिफ्यूजन का रेट फास्ट होगा? इसमें, क्योंकि यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा है। जहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन है वहाँ पे तेजी से होगा, ठीक है, क्लियर। इसीलिए कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। द परमेबिलिटी ऑफ द मेम्ब्रेन पर भी डिपेंड करेगा बेटा। अगर मान लो ए सेल थी, ये वाली सेल की परमेबिलिटी ज़्यादा थी तो ये तेजी से आएगा, इस वाले सेल की परमेबिलिटी कम होगी तो ये धीरे धीरे बाहर आएगा। तो परमेबिलिटी पर डिपेंड भी कर रहा था। टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है बेटा, ये टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, परमेबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है, टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। प्रेशर बढ़ाने पे डिफ्यूजन रेट बढ़ जाता है, ठीक है बेटा। चलो बेटा अब हम पढ़ेंगे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। बच्चों फैसिलिटेट का मतलब क्या होता है? फैसिलिटेट का मतलब होता है विद द हेल्प ऑफ, विद द हेल्प ऑफ, या किसी की मदद ले लेना, ठीक है। तो इसको डिफ्यूजन को फैसिलिटेट किया जाएगा। डिफ्यूजन अभी भी हो रहा है बच्चों, डिफ्यूजन हो रहा है तो इसका मतलब मॉलिक्यूल किधर से किधर जा रहा होगा? फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन, यानी अलोंग कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट अलोंग कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। क्योंकि डिफ्यूजन तो अभी भी हो रहा है, पर किसकी मदद ली जा रही है, ठीक है, और क्यों ली जा रही है ये मैं आपको बताता हूँ। पहले जो मेन पॉइंट है वो बता दूँ। ये भी पैसिव प्रोसेस है बेटा, क्योंकि डिफ्यूजन हमेशा पैसिव होती है, मतलब नॉट रिक्वायर एनी एनर्जी, किसी भी एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। और मैंने क्या बोला था, अगर ये दोनों चीज़ें कहीं पे भी आए तो आप इसे क्या बोलोगे? इस प्रोसेस को बोलेंगे डाउनहिल प्रोसेस। तो ये भी डाउनहिल प्रोसेस होती है। तो फिर इसको फैसिलिटेट क्यों किया गया? बेटा इसको फैसिलिटेट क्यों किया गया, आप सुनो। देखो पहले जो मॉलिक्यूल यहाँ से यहाँ आ रहे थे वो लिपिड सॉल्युबल थे। लिपिड वाले मॉलिक्यूल जो थे बेटा वो यहाँ से यहाँ चले आ रहे थे। लिपिड वाले मॉलिक्यूल यहाँ से यहाँ चले आ रहे थे, ठीक है। तो उनको इसने आने दिया क्योंकि ये भी लिपिड का बना था और प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी किसकी बनी थी बेटा? लिपिड की बनी हुई थी, ठीक है। तो आसानी से यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हो गया। लेकिन अब यहाँ पे जो सब्सटेंसेस आ रहे हैं वो वाटर सॉल्युबल हैं या फिर आयंस वगैरह हैं। वाटर सॉल्युबल चीज़ें या आयनिक चीज़ें जो होती हैं, आयंस वगैरह जो होते हैं, वो इस मेम्ब्रेन से क्रॉस नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि देखो ये सारे कैसे हैं, ये पोलर हैं, ये सारे कैसे मॉलिक्यूल हैं? पोलर मॉलिक्यूल हैं। जबकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी है बेटा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन है नॉन पोलर। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहती है हम तो तुम्हें पहचानते ही नहीं, जिसको हम पहचानते नहीं हम उसको अलाउ कैसे कर दें? तो इसने कहा फिर हम कैसे जाएं? इसने कहा तुम जाओ इस प्रोटीन की मदद से, तुम इस गेट के थ्रू जाओ। तो प्रोटीन को हमने बोल दिया गेट। अब बताओ इस प्रोटीन ने इस मॉलिक्यूल को आने में हेल्प किया कि नहीं किया? इसीलिए इस डिफ्यूजन को हम बोलते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। इसमें भी पानी का कॉन्सेंट्रेशन बाहर की तरफ, सेल के बाहर की तरफ ज़्यादा है, सेल के अंदर की तरफ पानी के मॉलिक्यूल कम है। लेकिन फिर भी डिफ्यूजन को कराने के लिए मदद ली गई। किसकी मदद ली गई? प्रोटीन की मदद ली गई। इसीलिए इसको फैसिलिटेट कर दिया। किसने फैसिलिटेट किया? प्रोटीन ने। तो विद द हेल्प ऑफ प्रोटीन, बेटा इसमें प्रोटीन का मॉलिक्यूल मदद कर रहा है, इसीलिए इसका नाम पड़ गया फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। इसमें कौन से मॉलिक्यूल डिफ्यूज होके आ रहे हैं? हेयर डिफ्यूजन ऑफ वाटर ऑब्लिक वाटर soluble substances oblique ions are move along concentration gradient with the help of protein। इसीलिए
यहाँ बोल दिया गया विद द हेल्प के ऑफ के लिए क्या वर्ड आता है, फैसिलिटेटेड बेटा, तो फैसिलिटेटेड वर्ड आ गया, ठीक है। और किसने मदद किया, प्रोटीन ने मदद किया, तो विद द हेल्प ऑफ प्रोटीन, इसीलिए बोला गया डिफ्यूजन में मदद कर दिया, किसने मदद किया, तो इसीलिए इसको इसने फैसिलिटेट कर दिया। फैसिलिटेट का मतलब होता है मदद करना, तो प्रोटीन ने मदद किया डिफ्यूजन में, किसके डिफ्यूजन ने, वाटर और वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस या आयंस के अंदर आने के डिफ्यूजन के लिए, ठीक है। और जबकि लिपिड का सिंपल डिफ्यूजन द्वारा हो जाता है, लिपिड या लिपिड सॉल्युबल चीजें सिंपल डिफ्यूजन द्वारा आ जाती हैं, और वाटर या वाटर सॉल्युबल चीजें या आयनिक चीजें ये आती हैं विद द हेल्प ऑफ प्रोटीन, तो इसीलिए प्रोटीन ने इसमें मदद किया, दैट इज वाई नोन एज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। अब तो समझ में आ गया होगा बेटा, बिल्कुल क्लियर, ठीक है। अब देखो बेटा, इस फिगर में दो तरह की प्रोटीन दिखाई गई हैं, एक का नाम होता है चैनल प्रोटीन और एक का नाम होता है कैरियर प्रोटीन। तो दो तरह की प्रोटीन यहाँ इन्वॉल्व होती है बेटा, एक होती है चैनल प्रोटीन और एक होती है कैरियर प्रोटीन। बेटा कैरियर प्रोटीन को ट्रांसपोर्ट प्रोटीन भी कहा जाता है, कैरियर प्रोटीन को और क्या कहा जाता है, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, ठीक है। पहले मैं चैनल प्रोटीन के बारे में बताता हूँ। चैनल प्रोटीन बेटा कैसी होती है, ये बिल्कुल टनल की तरह होती है, यानी कि सुरंग की तरह, जिसमें एक साइड से जाएंगे और दूसरे साइड में ये पास कर देगा मॉलिक्यूल को। देखो ए साइड से जा रहा है मॉलिक्यूल और बी साइड में पहुंच जा रहा है, इस होल या टनल के थ्रू होते हुए, सुरंग के थ्रू होते हुए इधर से जाएगा और इधर इसको ले आया जाएगा, ठीक है, ए पार्ट से बी पार्ट में पहुंच जाएगा। बताइए ऐसी प्रोटीन जो सुरंग या टनल की तरह काम करती हैं, जो मॉलिक्यूल्स को एक एंड से लेकर के दूसरे एंड तक डायरेक्टली भेज देती हैं, दीज आर नोन एज चैनल प्रोटीन। कुछ चैनल प्रोटीन बेटा हमेशा खुले रहते हैं और कुछ चैनल प्रोटीन को जो है जरूरत पड़ने पर खोला जाता है, मतलब सम चैनल आर ऑलवेज ओपन एंड सम आर कंट्रोल्ड, यानी जरूरत पड़ेगा तब खोला जाएगा। सेकेंड प्रोटीन इन्वॉल्व होती है बेटा, ये तो फर्स्ट टाइप की प्रोटीन हो गई। सेकेंड प्रोटीन इन्वॉल्व होती है कैरियर प्रोटीन। कैरियर प्रोटीन को ट्रांसपोर्ट प्रोटीन भी कहा जाता है, कैरियर प्रोटीन इज ऑल्सो नोन एज ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। देखो ये जो टनल की तरह थी ये तो चैनल प्रोटीन थी, और ये जो होती है टनल की तरह नहीं होती है, ये एक मशीन की तरह काम करती है। ये साइड ए से मॉलिक्यूल को पकड़ लेगी, साइड ए से मॉलिक्यूल को पकड़ लेगी और साइड बी में लाके छोड़ देगी, यानी इधर से पकड़ेगी और इधर लाके छोड़ देगी। इसके लिए ये रोटेट करती रहती है, ये अपनी एक्सिस पे रोटेट करती रहती है बेटा, ये अपनी एक्सिस पे रोटेट करती है। तो बताओ ऐसी रोटेटरी प्रोटीन जो क्या करती है, जो एक साइड से मॉलिक्यूल को पकड़ेगी फिर रोटेट करके बी दूसरी साइड में छोड़ देगी, ठीक है। मान लो ये ऐसी प्रोटीन थी और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसने यहाँ से पकड़ा और फिर ऐसे रोटेट कर गई और यहाँ ले जाके छोड़ दिया, जब छोड़ दिया फिर रोटेट करके इधर गई तो फिर पकड़ लाई, फिर ऐसे बार बार रोटेट करती रहती है, इसलिए इसको रोटेटरी प्रोटीन भी बोलते हैं। तो ये रोटेट करके बाहर से मॉलिक्यूल को पकड़ती है और फिर रोटेट करके अंदर से मॉलिक्यूल को छोड़ देती है, इस प्रकार ये बार बार काम करती रहती है, ठीक है बेटा। तो आइए हम लोग सबसे पहले चैनल प्रोटीन के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा। देखो चैनल प्रोटीन का सबसे कॉमन एग्जाम्पल है, अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं सबसे पहले फर्स्ट प्रोटीन का। फर्स्ट प्रोटीन इज चैनल प्रोटीन। तो बेटा चैनल प्रोटीन कैसी होती है, सम आर ऑलवेज ओपन एंड रेस्ट आर कंट्रोल्ड, यानी जरूरत पड़ने पर उनको खोला जाता है या बंद कर दिया जाता है, ठीक है। अब देखो चैनल प्रोटीन का एग्जाम्पल दिया हुआ है, पहली बात तो ये पोरीन्स, चैनल प्रोटीन का एग्जाम्पल दिया है पोरीन्स। तो पोरीन्स होती हैं बेटा, ये लार्ज पोर होते हैं। पोरीन्स कैसे पोर होते हैं, लार्ज पोर। तो पोरीन्स आर लार्ज पोर, लेकिन ये कितने लार्ज होते हैं जरा सोचो। अब ये इसका डायमीटर देखो, ये पोरीन्स का डायमीटर, ये पोरीन है, पोरीन्स कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होता है, तीन जगह प्रेजेंट होता है, 1 2 3। देखो मैंने फिगर में बनाया हुआ है, माइटोकॉन्ड्रिया के आउटर सरफेस पर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के आउटर सेल वॉल, सेल वॉल नहीं बोल सकते उसको, आउटर लेयर बोल सकते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया के आउटर लेयर में होगा, आउटर मेम्ब्रेन में होगा, ठीक है। पोरिन्स पहला प्लेस ये हो गया। दूसरा होगा सम बैक्टीरिया, ये देखिए ये बैक्टीरिया है, सम बैक्टीरिया के आउटर मेम्ब्रेन में होगा, ठीक है, ये देखिए सम बैक्टीरिया के आउटर मेम्ब्रेन में है। और होगा सम प्लास्टिड की आउटर मेम्ब्रेन में, सम प्लास्टिड की आउटर मेम्ब्रेन में भी होगा। तो बताइए पोरिन्स आर लार्ज पोल,
that are present in the outer membrane of number 1 mitochondria, number 2 some bacteria, number 3 क्लोरोप्लास्ट, जिसको हम प्लास्टिड भी कह सकते हैं। एनसीईआरटी में प्लास्टिड ही लिखा हुआ है, ठीक है बेटा। और ये किस साइज के मॉलिक्यूल को अंदर आने देंगी? सपोज इस पोरिन्स का साइज इतना बड़ा है, डायमीटर इतना बड़ा है, तो इससे इतना बड़ा मॉलिक्यूल तो पास हो नहीं पाएगा, तो इससे ऑब्वियसली उतना ही बड़ा मॉलिक्यूल पास हो पाएगा जो इसके डायमीटर से छोटा हो। तो याद रखिएगा ये बड़ी होल वाली प्रोटीन होती है, बट ये अलाउ करती है उस तरह के मॉलिक्यूल को जिसका डायमीटर इसके डायमीटर से कम हो। याद रखिएगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो चैनल प्रोटीन के बारे में पता चल गया। चैनल प्रोटीन का बेस्ट एग्जांपल क्या होता है? पोरिन्स। पोरिन्स आर द लार्ज पोल विच अलाउज द मॉलिक्यूल up to the small size of its diameter, and they are found in outer membrane of the mitochondria, some bacteria and plastid. Is it clear? सेकेंड बच्चों प्रोटीन थी हमारी कैरियर। कैरियर प्रोटीन को हमने और एक नाम दिया था ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। कैरियर प्रोटीन को हमने ट्रांसपोर्ट प्रोटीन भी नाम दिया था, ठीक है। इसका बेस्ट एग्जांपल एनसीईआरटी में दिया हुआ है आपके उसमें एक्वापोरिन्स। एक्वापोरिन्स, तो एक्वापोरिन्स क्या करती है बेटा? एक्वापोरिन्स नाम में लग रहा होगा एक्वा, जैसे एक्वाफिना की बोतल आती है और भी बहुत सारे पानी की बोतल आती है जिसमें एक्वा वर्ड लगा होता है। तो एक्वापोरिन्स मतलब ऐसी पोरिन्स जो पानी को ले जाएगी उसको बोलते हैं एक्वापोरिन्स। इनको वाटर चैनल बोलते हैं। देखो एक्वापोरिन वाटर चैनल बनाता है। एक्वापोरिन क्या बनाता है? वाटर चैनल। वाटर चैनल इज मेड अप ऑफ 8 different type of एक्वापोरिन्स। बताइए वाटर चैनल कैसे चैनल होते हैं? वाटर चैनल इस तरह की कैरियर प्रोटीन है, वाटर चैनल इस तरह की कैरियर प्रोटीन या ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है जो वाटर को ले जाएगी। जो वाटर को ले जाती है उसे बोलते हैं वाटर चैनल। ऐसी कैरियर प्रोटीन जो वाटर को ले जाएगी उसे क्या बोलते हैं? वाटर चैनल, ठीक है। देखो यहाँ पे चैनल ओपन है और यहाँ चैनल क्लोज है, और ये देखिए सेल मेम्ब्रेन में पाया जा रहा है, ठीक है। और ये वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से पास हो रहे हैं। ये देखिए वाटर मॉलिक्यूल पर्पल कलर का दिखाया गया है, ये पास हो रहे हैं। जहाँ से बंद है वहाँ से नहीं आ रहे हैं और जहाँ ओपन है वहाँ से आ जा रहे हैं। और ये वाटर चैनल, ये क्या हो गया बच्चों? ये होल क्या कहला रहा है? ये होल कहला रहा है वाटर चैनल। वाटर चैनल, लेकिन उनमें जो इस होल को बनाने में जो मदद कर रही है वो प्रोटीन होती है एक्वापोरिन। और एक्वापोरिन कितनी होती है बेटा? 8 होती है, ठीक है। 8 होती है। जैसे देखो 1 इधर दिख रहा होगा, 2 3 4 5 6 7 8, 8 ऐसे घेर करके बना लेती हैं। जैसे मान लो इधर ये टीएस दिखाई गया तो 1 2, तीसरी दिखाई गई ये, चौथी दिखाई गई ये, और मान लो इधर की 4 गायब हैं, सामने की फ्रंट की 4 गायब है, हमने काट दिया है ना इसको, इसीलिए। तो याद रखिएगा वाटर चैनल किसको पास करता है? वाटर को। लेकिन वो किस प्रोटीन का बना होता है? एक्वापोरिन। एक्वापोरिन कैसी प्रोटीन है? तो बता दिया गया ये कैरियर या ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है। ये देखिए वाटर को पास कर रही है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? और ये नीट में क्वेश्चन कई बार फ्रीक्वेंटली आस्क्ड है, याद रखिएगा। अब देखो बेटा कुछ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन जो होती हैं, यानी कैरियर प्रोटीन, वो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन 3 तरह से करा सकती हैं। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन को 3 तरह से करा सकती हैं ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूल। देखो यदि कोई मॉलिक्यूल किसी पर निर्भर नहीं है, यदि एक मॉलिक्यूल किसी पर निर्भर नहीं है और इधर से इधर पास हो जा रहा है वाया कैरियर प्रोटीन, अगर कैरियर प्रोटीन से कोई भी मॉलिक्यूल स्वतंत्र रूप से आर पार चला जाए और एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल पर डिपेंडेंट ना रहे, तो इस वाले मेथड को बोलते हैं यूनिपोर्टर। क्या बोलेंगे? यूनिपोर्टर। अगर 2 मॉलिक्यूल मान लो दो दोस्त हैं, गहरे दोस्त हैं, उसने कहा मैं तुम लखनऊ चल रहे हो, चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ, ठीक है। तो 2 मॉलिक्यूल अगर एक साथ कैरियर प्रोटीन से पास होके चले गए, एक साथ एक दूसरे पर डिपेंडेंट होकर के चले गए, 2 गहरे दोस्त थे, तब इस तरह के ट्रांसपोर्ट को बोलते हैं सिम्पोर्टर। इस तरह के मॉलिक्यूल के ट्रांसपोर्ट को बोलेंगे सिम्पोर्टर। जबकि अगर 2 मॉलिक्यूल हैं दुश्मन, तो आप बताओ अगर मैं आपका दुश्मन हूं तो आप घर में आओगे मेरे, मैं घर के बाहर चला जाऊंगा,
ठीक है, यानी दो अपोजिट दिशाओं में मॉलिक्यूल मूव कर रहे हैं तो इस तरह के ट्रांसपोर्ट को एंटीपोर्टर बोलेंगे। तो याद रखिएगा, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन या कैरियर प्रोटीन हेल्प्स इन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन बाय थ्री मेथड। यूनिपोर्टर में मॉलिक्यूल इंडिपेंडेंट रहेगा, सिम पोर्टर में मॉलिक्यूल डिपेंडेंट रहेंगे बट दोनों की दिशा एक होगी। एंटी पोर्टर में भी मॉलिक्यूल डिपेंडेंट रहेंगे लेकिन वो क्या हो गया, अपोजिट दिशाओं में जाएंगे। इज इट क्लियर? अब आइए इसको एनसीईआरटी से देखते हैं, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। एज ए पॉइंटेड आउट अर्लियर, जैसा पहले ही बता दिया गया था कि ग्रेडियंट ऑलरेडी बी प्रेजेंट फॉर डिफ्यूजन। डिफ्यूजन में हमेशा ही ग्रेडियंट पहले से ही मेंटेन रहता है, ठीक है। द डिफ्यूजन रेट डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ सब्सटेंस। डिफ्यूजन रेट किस पर डिपेंड करता था? साइज पर। अगर छोटा साइज होगा तो डिफ्यूजन रेट फास्ट होगा, अगर बड़ा साइज होगा तो डिफ्यूजन रेट स्लो हो जाएगा। ये तो आपको मालूम ही है, ठीक है। देखो, स्मॉलर सब्सटेंसेस डिफ्यूज फास्टर। द डिफ्यूजन ऑफ एनी सब्सटेंस अक्रॉस द मेम्ब्रेन ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द सॉल्युबिलिटी इन द लिपिड। मतलब किसी भी चीज का डिफ्यूजन लिपिड की सॉल्युबिलिटी पर भी डिपेंड करता था। अगर लिपिड में सॉल्युबल है तो सिंपल डिफ्यूजन द्वारा हो जाएगा, और लिपिड में सॉल्युबल नहीं है, आई मीन टू से कि वाटर सॉल्युबल है, तो फिर क्या हो जाएगा? तो इसको हम लोगों को फैसिलिटेट करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ प्रोटीन। तो क्या लिखा हुआ है? द डिफ्यूजन ऑफ सब्सटेंसेस अक्रॉस द मेम्ब्रेन ऑल्सो डिपेंड अपॉन द सॉल्युबिलिटी ऑफ लिपिड मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। बताइए, सेल मेम्ब्रेन का मेजर पार्ट क्या होता है? लिपिड। और इसीलिए लिपिड सॉल्युबल चीजें लिपिड से पास हो जाती हैं बाय सिंपल डिफ्यूजन। सब्सटेंसेस सॉल्युबल इन लिपिड डिफ्यूज थ्रू द मेम्ब्रेन फास्टर। मतलब जो लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंसेस होंगे वो तेजी से अंदर आ जाएंगे। सब्सटेंसेस दैट आर हाइड्रोफिलिक मोटालिटी, जो हाइड्रोफिलिक वाले होंगे यानी कि जो वाटर लविंग होंगे, जैसे वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस और आयंस, ये बड़ी मुश्किल से पार कर पाते हैं इस मेम्ब्रेन को, ठीक है। इसीलिए इसको आसान बनाना पड़ेगा, यानी द मूवमेंट हैज़ टू बी फैसिलिटेट, यानी इसको आसान बनाना पड़ेगा। फैसिलिटेट का मतलब होता है इजी करना पड़ेगा। मेम्ब्रेन प्रोटीन प्रोवाइडेड साइट एट विच सच मॉलिक्यूल क्रॉस द मेम्ब्रेन। इसके लिए, इसको इजी बनाने के लिए क्या होता है, कुछ मेम्ब्रेन में प्रोटीन पाई जाती है। कौन सी प्रोटीन बेटा? दो प्रकार की बताई थी, चैनल और कैरियर। तो दो प्रोटीन इसमें मदद करती थी, चैनल प्रोटीन और कैरियर प्रोटीन मदद करती थी, ठीक है, इन मॉलिक्यूल्स को आसानी से अंदर लाने के लिए। दे डू नॉट सेटअप ए कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट सेटअप नहीं करना होता है। क्यों? क्योंकि वो तो पहले से ही पानी बाहर था ना, लेकिन पानी अंदर अंदर बहुत कम मात्रा में था। हाई से लो की तरफ अभी भी आना था मॉलिक्यूल्स को, लेकिन आ नहीं पा रहा था क्योंकि ये लिपिड की मेम्ब्रेन इसको पास नहीं कर रही थी, ठीक है। इसीलिए लिखा हुआ है दे डू नॉट सेट अप द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट ऑलरेडी मेंटेन था, ठीक है, डिफ्यूजन के समय, इवन फैसिलिटेटेड बाय प्रोटीन। लेकिन उसको मदद किसने किया? प्रोटीन ने मदद कर दिया। दिस इज नॉन एज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, इसीलिए इसका नाम पड़ा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। एक एक चीज क्लियर हो गई बेटा? तो देखो, इन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन स्पेशल प्रोटीन, कौन सी प्रोटीन बेटा? जवाब दो चैट बॉक्स में, हाँ जवाब देना आप लोग। विद द हेल्प मूव सब्सटेंसेस अक्रॉस द मेम्ब्रेन विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ एटीपी। मतलब ये भी कैसा मेथड है? पैसिव। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कैसा मेथड था? पैसिव। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कैन नॉट कॉज नेट मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम लो टू हाई कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। बोल रहा है फैसिलिटेटेड में चीजें लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ नहीं जा रही हैं। ये तो मैंने बताया था कि इसमें तो चीजें किधर से किधर जाती हैं, हाई टू लो, नॉट लो टू हाई। इसीलिए इसके लिए एनर्जी की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। मतलब दिस वुड रिक्वायर इनपुट ऑफ एनर्जी, ठीक है। अगर ऐसा होता तो एनर्जी की जरूरत पड़ती। क्या बोल रहा है? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन लो से हाई की तरफ नहीं जा रहा है, अगर ऐसा होता तो एनर्जी की जरूरत पड़ती। ट्रांसपोर्ट रेट रीचेस मैक्सिमम व्हेन ऑल द प्रोटीन ट्रांसपोर्टर आर बीइंग यूज्ड। क्या बोला था मैंने बोला था, मान लो ये प्रोटीन बनाई थी, जब शुरू में मैं आपको फिगर दिखाया था तो प्रोटीन बनी थी, वहां से एक बार में दो ही मॉलिक्यूल पास हो पा रहे थे, तो दो से ज्यादा मॉलिक्यूल तो पास होंगे नहीं। यानी कि यहाँ चाहे 10,000 मॉलिक्यूल वेट कर रहे हो और इधर 50 हो,
तो भी ये 10 के 10,000 एक साथ तो आ नहीं जाएंगे, क्योंकि इस गेट से मैक्सिमम 2 ही पार हो सकते हैं। इसीलिए ये क्या होगी, जब दो मैक्सिमम 2 ही को ही अंदर अलाउ कर पाएगी, यानी ट्रांसपोर्ट रेट रीचेस मैक्सिमम। ट्रांसपोर्ट रेट इसका 2 पे मैक्सिमम हो गया, किसी का 10,000 पे होगा, किसी का 15,000 पे होगा, सबकी कैपेसिटी अलग अलग होती है। ट्रांसपोर्ट रेट रीचेस मैक्सिमम व्हेन ऑल द प्रोटीन ट्रांसपोर्टर आर बीइंग यूज्ड। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन इज वेरी स्पेसिफिक प्रोसेस। बेटा स्पेसिफिक क्यों है, क्योंकि सेल की जरूरत पड़ रही है, जिसको सेल की जरूरत पड़ती है वो स्पेसिफिक प्रोसेस होती है। और ये सेलेक्टेड मॉलिक्यूल को ही ला रही है। कौन से सेलेक्टेड मॉलिक्यूल को बता दो जरा। हाँ, वाटर, वाटर सॉल्युबल और आयंस। अब देखो जरा सोचो, इस गेट से मॉलिक्यूल अंदर आ रहे थे, अब इस गेट पे एक अड़ियल आदमी खड़ा हो गया, वो कहने लगा हम इस गेट को बंद कर देते हैं, यानी वहाँ खड़ा हो गया, उस गेट को ढक दिया इसने। तो समझो क्या होगा, तो अब यहाँ से मॉलिक्यूल आ पाएंगे, नहीं आ पाएंगे। इसका मतलब ये जो अड़ियल आदमी था, इसका नाम होता है मेटाबॉलिक इनिबिटर। अगर कोई मेटाबॉलिक इनिबिटर अगर आएगा तो ये प्रोटीन से बंध जाएगा और प्रोटीन को नष्ट कर देगा, और इससे रिएक्शन क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी या फिर बंद भी पड़ सकती है। तो इट इज सेंसिटिव टू द इनिबिटर, मतलब प्रोटीन्स, इट वर्ड यूज किया गया प्रोटीन के लिए। प्रोटीन जो होता है वो प्रोटीन के लिए सेंसिटिव होता है इनिबिटर, यानी इट इज सेंसिटिव टू इनिबिटर। इनिबिटर के लिए ये प्रोटीन सेंसिटिव होती है और ये रिएक्ट कर जाती हैं प्रोटीन के साइड चेन से। द प्रोटीन फॉर्म्स चैनल। प्रोटीन क्या बना देता था, दो चीजें बनाई थी, चैनल या कैरियर। तो प्रोटीन फॉर्म्स चैनल इन द मेम्ब्रेन फॉर मॉलिक्यूल टू पास थ्रू, मतलब प्रोटीन ने चैनल बना लिया था। कुछ चैनल हमेशा ओपन रहते थे, तो कुछ को जरूरत पड़ने पर ओपन किया जाता था, यानी सम आर कंट्रोल्ड। और बताया था जो लार्ज वाले चैनल प्रोटीन होती है उनको एक नाम दिया गया था, ठीक है, वो बहुत सारे वैरायटी ऑफ मॉलिक्यूल को पास करती हैं। वैरायटी ऑफ मॉलिक्यूल ये लिखा हुआ है। पोरीन्स आर द प्रोटीन दैट आर लार्ज पोर। पोरीन्स बताया था कि लार्ज पोर्स होते हैं, आउटर मेम्ब्रेन में होते हैं। कहाँ कहाँ पे थे, मैंने फिगर दिखाया था, प्लास्टिड्स में, और बेटा माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं। और कहाँ होते हैं, सम बैक्टीरिया की, ऑल बैक्टीरिया, सम बैक्टीरिया। और यहाँ पे आप लोग जवाब दोगे मुझे ग्राम पॉजिटिव की ग्राम नेगेटिव। हिंट के लिए आपको बता देते हैं, जो रोग फैलाते हैं उन वो वाले होते हैं, उनके पास पाया जाता है। जो रोग नहीं फैलाते हैं उनके पास पोरिन्स नहीं होता है। और ये अलाउ करते हैं मॉलिक्यूल्स अप टू द साइज ऑफ स्मॉल प्रोटीन टू पास थ्रू पास इट, मतलब ये अपने साइज से छोटे वाले मॉलिक्यूल को पास करते हैं, ठीक है। अब देखो एक्स्ट्रा सेलुलर मॉलिक्यूल, ये है सेल के बाहर का एक्स्ट्रा सेलुलर मॉलिक्यूल, और ये अंदर का हिस्सा है तो इंट्रासेलुलर मान लेते हैं, ठीक है। एक्स्ट्रा सेलुलर मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट प्रोटीन यानी कैरियर प्रोटीन, कैरियर प्रोटीन से बंध जाता है। ये ट्रांसपोर्ट प्रोटीन या कैरियर प्रोटीन से बंध जाता है। एंड ट्रांसपोर्ट प्रोटीन रोटेट कर जाता है, मतलब इधर बंधा और फिर घूम गया, ऐसे घूम गया। जब घूम जाएगा तो देखो इधर इधर मॉलिक्यूल को छोड़ दिया इसने, ठीक है। फिर इधर से इधर घूम जाएगा, वापस से मॉलिक्यूल को पकड़ लेगा, तो ये रोटेट करता रहता है अपने एक्सिस पर। एंड रिलीज द मॉलिक्यूल इनसाइड, मतलब बाहर से पकड़ा, फिर रोटेट कर गया, और फिर उसके बाद फिर से वो मॉलिक्यूल को अंदर जाके छोड़ दिया और फ्री होकर के फिर रोटेट कर गया, ऐसे रोटेट करता रहता है, इसीलिए इसको बोला गया ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। इसका बेस्ट एग्जांपल था वाटर चैनल। बताओ वाटर चैनल कितने एक्वापोरिन्स के बने थे, 8, वो भी 8 के बने थे। डिफरेंट टाइप के कि सेम टाइप के, डिफरेंट टाइप के, ये क्वेश्चन नीट में आ चुका है बेटा, ठीक है। ये देखो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में जो कैरियर प्रोटीन या ट्रांसपोर्ट प्रोटीन इन्वॉल्व हो रही थी उसका रोल दिखाया गया, ठीक है। अब देखो बेटा पैसिव सिम्पोर्टर एंड एंटीपोर्टर, सम कैरियर और ट्रांसपोर्ट प्रोटीन अलाउज डिफ्यूजन ओनली इन टू टाइप ऑफ, ये कौन से डिफ्यूजन की बात कर रहा है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। ये देखो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन allowed diffusion only if two type of molecule move together। दो वाले होते हैं, वो एक होता है सिम्पोर्टर। सिम्पोर्टर में बोथ मॉलिक्यूल क्रॉस द मेम्ब्रेन इन द सेम डायरेक्शन। सिम्पोर्टर में क्या होता है, दो मॉलिक्यूल सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, ये देखो ए जा रहा है इधर से इधर, सॉरी ए जा रहा है इधर से इधर और बी भी जा रहा है इधर से इधर, तो ये क्या हुआ, ये हुआ सिम्पोर्टर।
एंटीपोटर में क्या होगा, दोनों मॉलिक्यूल अपोजिट साइड में जा रहे होंगे, दोनों दुश्मन होंगे। देखो ए जा रहा है इधर से इधर, बी जा रहा है इधर से इधर, ठीक है। तो ये कैसा हुआ, ये एंटीपोटर हो गया। जब कोई भी मॉलिक्यूल मूव करे मेम्ब्रेन से, लेकिन वो इंडिपेंडेंट हो दूसरे मॉलिक्यूल से, ठीक है, तब इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, यूनिपोटर। तो अगर मैंने बोला था अगर कोई इंडिपेंडेंट मॉलिक्यूल जा रहा है कैरियर प्रोटीन से, तो इस प्रोसेस को यूनिपोटर बोलते हैं। तो यूनिपोटर में क्या होता है, इंडिपेंडेंट। अगर डिपेंडेंट होगा तो एंटीपोटर और सिम्पोटर, और अगर दोस्ती हो तो सिम्पोटर, दुश्मनी हो तो एंटीपोटर। इज इट क्लियर? चलो बेटा अब एक देखते हैं थर्ड टाइप का, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। आप एक्टिव ट्रांसपोर्ट में देख रहे हो कि चीज़ें आती हैं। देखो अब इसमें एक चीज़ देखनी पड़ेगी, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में चीज़ें किधर से किधर जाती हैं। देखो आप पहले ध्यान दो, ये जो येलो कलर वाले मॉलिक्यूल हैं ये हैं सोडियम आयन, और जो ग्रीन कलर के मॉलिक्यूल हैं ये पोटेशियम आयन है, ठीक है। ये जो सोडियम आयन होता है बेटा ये सेल के बाहर की तरफ पाया जाता है, पोटेशियम आयन जो होता है सेल के अंदर पाया जाता है, ठीक है। ईसीएफ यानी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड और आईसीएफ यानी इंट्रा सेलुलर फ्लूइड। तो सोडियम को, ये कैरियर प्रोटीन अभी भी ये कैरियर प्रोटीन ही है, क्योंकि कैरियर प्रोटीन रोटेटरी प्रोटीन होती है, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन भी बोलते हैं। कैरियर प्रोटीन इन्वॉल्व हो रहा है यहाँ से, ये भी प्रोटीन के थ्रू ही मॉलिक्यूल्स आएंगे। लेकिन इसमें खास बात ये है, ये हमेशा देखो क्या कर रहा है, ग्रीन कलर वाली मात्रा कहाँ पे कम है, बाहर की तरफ, क्योंकि के प्लस आयन अंदर का मॉलिक्यूल है। तो ये लो से हाई की तरफ ला रहा है, लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई की तरफ ला रहा है, ठीक है ना, याद रखिएगा, लो से हाई की तरफ ला रहा है। इधर चेक करिएगा, ये येलो वाले मॉलिक्यूल्स अंदर कम है और बाहर ज़्यादा है, तो इधर से लो को, लो से हाई की तरफ ले जाएगा। इधर ले जा रहा है पोटेशियम आयंस को और इधर ले जा रहा है सोडियम आयंस को, ठीक है। ठीक है बेटा। तो बेटा एक्टिव ट्रांसपोर्ट में चीज़ें कहाँ से कहाँ जाती हैं, लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। तो पहली बात, लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन, चीज़ें जाएंगी लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन, इसको बोलते हैं अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। और इसमें क्या होगा, इसमें एनर्जी खर्च हो रही है, आप देखो एटीपी की आवश्यकता पड़ रही है, इसमें एनर्जी खर्च हो रही है, एटीपी की आवश्यकता पड़ रही है, यानी इट रिक्वायर्स एनर्जी, इट रिक्वायर्स एनर्जी, इसीलिए इसको एक्टिव प्रोसेस बोलेंगे, एक्टिव प्रोसेस, ठीक है। और मैंने बताया था अगर चीज़ें लो से हाई की तरफ जा रही थी और एनर्जी की आवश्यकता नहीं लग रही थी तो उसे डाउनहिल बोला था, तो इसे क्या बोलोगे बेटा, इसे बोलोगे अप हिल प्रोसेस। ये कैसी प्रोसेस है, अप हिल। इसके लिए कौन सी प्रोटीन रिक्वायर्ड है, रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड कैरियर प्रोटीन, कैरियर प्रोटीन लाइक फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न, फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न में भी कैरियर प्रोटीन की आवश्यकता पड़ रही थी और यहाँ पर भी कैरियर प्रोटीन की आवश्यकता पड़ रही है। लेकिन बेटा यहाँ कैरियर प्रोटीन को हम कैरियर प्रोटीन नाम नहीं देंगे, उसका नाम चेंज हो जाएगा, क्योंकि इट रिक्वायर्ड, क्योंकि कैरियर प्रोटीन को अब क्या चाहिए, एटीपी। पहले फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न में क्या हो रहा था, उसको एटीपी की आवश्यकता नहीं थी, अब इट रिक्वायर्ड एटीपी, इसीलिए नोन एज पम्प, नाउ नोन एज पम्प, नाउ नोन एज पम्प। तो इस तरह की प्रोटीन को पंप बोलेंगे बेटा, इस तरह की प्रोटीन को क्या बोलेंगे, पंप। तो याद रखिएगा पंप की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। इसमें भी अगर पंप है तो देखो मॉलिक्यूल, लिमिटेड मॉलिक्यूल ही जा और आ पाएंगे, जैसे देखो सोडियम 3 मॉलिक्यूल जा पा रहे हैं और पोटेशियम 2 मॉलिक्यूल आ पा रहे हैं, ठीक है। इसीलिए क्या होगा, इजिली सैचुरेट्स, ये भी इजिली सैचुरेट्स, इजिली सैचुरेट्स। इस पर भी कोई अड़ियल आदमी खड़ा हो गया तो ये क्या कर देगा, ये रोक देगा प्रोसेस को, यानी मेटाबॉलिक इनहिबिटर, मेटाबॉलिक इनहिबिटर कैन स्टॉप द रिएक्शन या कैन स्टॉप द ट्रांसपोर्ट।
और क्या होगा, ये डिपेंड अपॉन सेल, इसीलिए कैसी होगी, स्पेसिफिक, इसीलिए ये होती है स्पेसिफिक प्रोसेस क्योंकि सेल पर डिपेंड कर रही है, ठीक है। और सैचुरेट होगी, मेटाबॉलिक इनहिबिटर का असर होगा। इसके लिए कौन सी प्रोटीन की आवश्यकता होती है, पंप, कैरियर प्रोटीन व्हेन रिक्वायर्ड एटीपी, तो इसको क्या बोलेंगे, पंप, ठीक है। और इसमें मदद करता है, हेल्प्ड बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज हेल्प्ड बाय साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग यानी साइटोप्लाज्म का गोल गोल चक्कर काटना कहलाता है साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। तो असिस्टेड बाय साइटोप्लाज्मिक या सप्लीमेंटेड बाय साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, ठीक है बेटा। और देखो जैसे एनसीईआरटी में सबसे बढ़िया एग्जांपल है जिसका मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है, ये सोडियम पोटेशियम पंप, सबसे बेस्ट एग्जांपल है सोडियम पोटेशियम पंप। कौन सा पंप है, सोडियम पोटेशियम पंप, ठीक है। एटीपी बेस्ड पंप होता है बच्चों, आपने नर्वस सिस्टम में पढ़ा होगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए क्या चीज़ें लिखी हुई हैं। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में चीज़ें लिखी हुई है कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी का यूज़ होता है, ठीक है, इसीलिए तो एक्टिव प्रोसेस है बेटा। कैसी प्रोसेस है, एक्टिव। दूसरी बात, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में ट्रांसपोर्ट के लिए एनर्जी का यूज़ होगा और यहाँ पर पंप किया जाएगा मॉलिक्यूल को। और किस दिशा में पंप किया जाएगा, अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। अगेंस्ट का मतलब होता है फ्रॉम लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज कैरिड बाय स्पेसिफिक मेम्ब्रेन प्रोटीन, यहाँ पर भी स्पेशल मेम्ब्रेन प्रोटीन चाहिए। हैंस ए डिफरेंट प्रोटीन इन द मेम्ब्रेन प्ले ए मेजर रोल इन बोथ एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट। बोला गया एक्टिव ट्रांसपोर्ट में और पैसिव ट्रांसपोर्ट में बहुत सारी प्रोटीन इन्वॉल्व होती है। पंप भी एक तरह की प्रोटीन ही है। कैसी प्रोटीन है बेटा, क्या बताया था, पंप किस तरह की प्रोटीन है, कैरियर। लेकिन अब इसको क्या रिक्वायर्ड हो रही है, एटीपी, तभी इसे क्या बोलते हैं, पंप। लिखा हुआ दैट यूज एनर्जी टू कैरी द सब्सटेंस अक्रॉस द मेम्ब्रेन। दीज पंप कैन ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस फ्रॉम लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन। और चीज़ें जब लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई जाएंगी तो क्या बोलेंगे, अप हिल ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट रेट रीचेस मैक्सिमम व्हेन ऑल द प्रोटीन ट्रांसपोर्टर आर बीइंग यूज्ड या सैचुरेट। मैंने बोला था ना कि प्रोसेस सैचुरेट कर जाएगी क्योंकि प्रोटीन मैक्सिमम एक लिमिटेड मॉलिक्यूल्स को ही क्रॉस ले जा सकती है, सभी मॉलिक्यूल्स को एक साथ नहीं ले जा सकती है। लाइक एंजाइम द कैरियर प्रोटीन इज़ वेरी स्पेसिफिक। कैरियर प्रोटीन भी एंजाइम की तरह स्पेसिफिक होते हैं, मतलब वो पर्टिकुलर, जैसे सोडियम पोटेशियम पंप कैल्शियम को नहीं ले जा सकता, कैल्शियम पंप सोडियम पोटेशियम को नहीं ले जा सकता। इट कैरीज अक्रॉस द मेम्ब्रेन। दीज प्रोटीन आर सेंसिटिव टू इनिबिटर। कौन से इनिबिटर पर, आइडियल आदमी का नाम क्या था, मेटाबॉलिक इनिबिटर। ये भी इस प्रोटीन को नष्ट कर देता है साइड चेन से जुड़ के और प्रोसेस को रोक देता है, ठीक है। अब देखो बेटा एक समरी देख लेते हैं। जिसमें एनर्जी की जरूरत नहीं होती है उसे पैसिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं, और जिसमें एटीपी की जरूरत होती है उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट दो तरीकों से हुआ था, एक सिंपल डिफ्यूजन और एक फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन में कैसे मॉलिक्यूल आए थे, लिपिड सॉल्युबल। लिपिड सॉल्युबल मॉलिक्यूल डायरेक्टली चले आए थे, किससे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसकी बनी थी, लिपिड की बनी थी, तो डायरेक्टली ये चले आए थे। लेकिन जो सब्सटेंसेस वाटर सॉल्युबल थे, जो वाटर सॉल्युबल थे वो लिपिड से क्रॉस नहीं कर पाते। वाटर सॉल्युबल चीज़ें लिपिड से क्रॉस नहीं कर पाती, तो वो कहाँ से आएंगी, ईदर बाय द चैनल प्रोटीन, ईदर बाय द चैनल प्रोटीन और बाय द कैरियर प्रोटीन, ठीक है। ये भी आएंगी फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। तो एक तरह का ट्रांसपोर्ट ये हो गया। और देखो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में भी चीज़ें आ रही हैं, यहाँ हाई टू लो नहीं आ रही हैं। यहाँ देखो इस तरफ चीज़ें हाई हाई है, देखो ये मॉलिक्यूल गिनो, 1 2 3 4 5, यहाँ पे गिनिएगा 1 2। अब देखो यहाँ पे दो ही मॉलिक्यूल है, यहाँ पे कितने, 5। तो यहाँ से यहाँ की तरफ मॉलिक्यूल आ रहे हैं। जब यहाँ से यहाँ मॉलिक्यूल आ रहे हैं तो फ्रॉम लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई आ रहे हैं, फ्रॉम लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन आ रहे हैं, लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। तो इसीलिए इसके लिए क्या खर्च हो रही है, एनर्जी खर्च हो रही है, ठीक है। और यहाँ पर मॉलिक्यूल लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ आ रहा है, और यहाँ पे कौन सी प्रोटीन होगी, कैरियर। लेकिन कैरियर को जब एटीपी चाहिए तो इसी को क्या बोलेंगे, नोन एज पंप, पंप बोलने लगते हैं, ठीक है। तो चीज़ें क्लियर हो गई। चलिए अब हम लोग कंपेरिजन कर लेते हैं, एक तुलना कर लेते हैं बेटा।
चलिए तुलना करते हैं। ये होता है फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन, हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। ये भी होता है हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। जबकि ये कैसे होता है, ये लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन होता था। इसके लिए एनर्जी खर्च नहीं होती थी, मतलब पैसिव प्रोसेस थी। ये भी कैसी थी, पैसिव। ये कैसी थी, एक्टिव प्रोसेस। नो एटीपी, नो एटीपी। इसके लिए एटीपी चाहिए थी। बच्चों ये दोनों प्रोसेस के कारण ही हम लोग ने इनको बोला था डाउनहिल। ये भी कैसी होगी, डाउनहिल। ये कैसी होगी, अपहिल। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। इसके लिए मेम्ब्रेन प्रोटीन नॉट रिक्वायर्ड। इसके लिए मेम्ब्रेन प्रोटीन रिक्वायर्ड। मेम्ब्रेन प्रोटीन की आवश्यकता हुई थी। नाम क्या था बेटा, चैनल या कैरियर। यहाँ पे भी मेम्ब्रेन प्रोटीन रिक्वायर्ड, लेकिन कौन सी, पंप। यहाँ पर क्या हो रहा था, मेटाबॉलिक इनहिबिटर का असर नहीं होगा। मेटाबॉलिक इनहिबिटर डज नॉट वर्क। यहाँ पे मेटाबॉलिक इनहिबिटर इन प्रोटीन को नष्ट कर देगा, तो रिएक्शन रुक जाएगी, यानी इनका असर पड़ेगा। यहाँ पर भी मेटाबॉलिक इनहिबिटर का असर पड़ेगा, क्योंकि ये प्रोटीन को नष्ट कर देते हैं, रूइन कर देते हैं उसको। ठीक है, फिर उसके बाद बताओ बच्चों, ये मेनली कैसी थी, मेनली फिजिकल, रेयरली फिजियोलॉजिकल। ये कैसी थी, ये थी फिजियोलॉजिकल। ये भी कैसी होती है, फिजियोलॉजिकल। जो रिएक्शन फिजियोलॉजिकल होती है वो बहुत सारी स्पेसिफिक होती है, ये होती है नॉन स्पेसिफिक, ये स्पेसिफिक नहीं होती है। ये होती है स्पेसिफिक। बेटा ये कैसी होती है, ये भी होगी स्पेसिफिक। इसमें प्रोटीन रिक्वायर्ड नहीं है, तो बताओ क्या मॉलिक्यूल्स का सैचुरेशन होगा, नॉट इजीली सैचुरेटेड, नॉट इजीली सैचुरेटेड। ये देखो इसमें क्या हो जाएंगी चीज, इजीली सैचुरेटेड। इसमें भी चीजें क्या हो जाएंगी, इजीली सैचुरेटेड। इसमें कैसे सब्सटेंस आए थे, लिपिड सॉल्युबल, लिपिड सॉल्युबल मॉलिक्यूल आर ट्रांसपोर्टेड। इससे कैसे आए थे, वाटर सॉल्युबल और आयंस आर ट्रांसपोर्टेड। इससे कैसे आए थे, इससे डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स आ सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग जरा एनसीईआरटी देखते हैं इस टॉपिक का। देखिए, कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट ट्रांसपोर्ट प्रोसेस, टेबल 11.1, ये रहा टेबल 11.1 एनसीईआरटी का। लिखा है इसमें डिफरेंट ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म को कंपेयर किया गया है। प्रोटीन इन द मेम्ब्रेन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। प्रोटीन की जरूरत किसके लिए पड़ रही थी, फैसिलिटेटेड के लिए पड़ रही थी और एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए जरूरत पड़ रही थी। ठीक है, इसका मतलब इनमें कॉमन कैरेक्टर ज़्यादा होंगे, इनमें कॉमन कैरेक्टर ज़्यादा आपस में सिमिलर होंगे
जैसे देखिए ये यस यस करेक्टर काफ़ी इनमें सिमिलर है। दोनों ही सेलेक्टिव प्रोसेस है, ये देखो हाईली सेलेक्टिव में लिखा है, दोनों ही सेलेक्टिव प्रोसेस है। ठीक है, दोनों ही सैचुरेट होगी, दोनों ही सैचुरेट होगी, देखो दोनों ही सैचुरेट हो रही है। और दोनों पर इनिबिटर का असर होगा, दोनों पर इनिबिटर का असर होगा, वो इसमें नहीं लिखा, मैं अभी लिखूंगा। ठीक है, अंडर हार्मोन रेगुलेशन, यानी कि काफ़ी कॉमन है, दोनों में सिमिलरिटीज़ है क्योंकि प्रोटीन दोनों में इन्वॉल्व हो रही है। लेकिन डिफ्यूज़न, डिफ्यूज़न वेदर फैसिलिटेटेड और नॉट, डिफ्यूज़न को चाहे आसान बनाया जाए या ना बनाया जाए, ओनली अलोंग ग्रेडियंट एंड डू नॉट यूज़ एनर्जी, वो एनर्जी यूज़ नहीं करता। अब आइए कंपेयर करें, कंपेयर करते हैं बेटा। रिक्वायर्ड स्पेशल मेम्ब्रेन प्रोटीन तो नहीं, इसके लिए थी कौन सी, चैनल या कैरियर, इसके लिए कौन सी थी बेटा, पंप। ठीक है, हाईली सिलेक्टिव नहीं होगी, ये होगी, ये भी होगी। ठीक है, ट्रांसपोर्ट सेचुरेशन नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, प्रोटीन इन्वॉल्व नहीं होता। यहाँ ट्रांसपोर्ट सेचुरेशन होगा, यहाँ पर भी ट्रांसपोर्ट सेचुरेशन होगा। अप हिल ट्रांसपोर्ट बेटा इसमें डाउन हिल हुआ था, इसमें डाउन हिल हुआ था, अप हिल केवल इसमें हुआ था, अच्छे से पढ़ाया मैंने। एटीपी की रिक्वायरमेंट पहले वाले में नहीं थी, दूसरे वाले में नहीं थी, ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एटीपी की रिक्वायरमेंट थी। और हम लोग जोड़ देते हैं बेटा इफेक्ट ऑफ मेटाबॉलिक इनिबिटर, इफेक्ट ऑफ मेटाबॉलिक इनिबिटर, क्या लिखें, नो, यहाँ पे यस, यहाँ पर भी बेटा पढ़ा था यस। एक और पॉइंट ऐड कर देते हैं, डिपेंडेंसी अपॉन लिविंग सिस्टम, आंसर आएगा नो, यस, यस, नो, यस, यस। तो बेटा इस तरह से आज हम लोग ने देखा ट्रांसपोर्टिंग प्लांट का लेक्चर 1। तो आराम से वीडियो देखते रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसको अपने दोस्तों को शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ मिल सके। ठीक है बच्चों, मिलते हैं इसके अगले लेक्चर में। टिल देन ऑल द बेस्ट, टेक केयर बेटा।